हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आपका दोस्तों भविष्य में एसएससी एमटीएस का, एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीएचएसएल का, साथ में कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। पूरी क्लास को आप अटेंड कीजिएगा। 8 से 10 सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपने सारे सवाल। और सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते रहिएगा। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम मेंबर कौन बना है। तिमोर लिस्ते बना है, मिस्र बना है, ईरान बना है, फिनलैंड बना है। आपको दोस्तों बता दें एनडीबी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नवीनतम मेंबर कौन बन चुका है तो आपको नोट करना है ये मिस्र बना है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। तिमोर लिस्ते, अगर आपसे पूछा जाए आसियान दोस्तों, आसियान का 11वां मेंबर कौन बन चुका है तो आपको याद रखना है आसियान का 11वां मेंबर ये तिमोर लिस्ते बन चुका है। और आसियान इसकी स्थापना कब हुई थी तो आपको याद रखना है 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और कौन से घोषणा पत्र पर हुई थी तो आपको याद रखना है बैंकॉक घोषणा पत्र, इसको भी आपको नोट करना है। बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग आसियान की स्थापना हुई थी। और आसियान में वर्तमान समय में कितने देश शामिल हैं? 11 है। नवीनतम कौन शामिल हुआ है? तिमोर लिस्ते। और आसियान इसका दोस्तों हेड क्वार्टर कहां पर स्थित है तो आपको ध्यान में रखना है जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का मुख्यालय स्थित है। आपके लिए आसियान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों आसियान भारत संबंध कब प्रारंभ हुए थे? 1992 ईस्वी में प्रारंभ हुए थे, इसको भी आप नोट करेंगे। और दोस्तों 2023 के अंदर इसकी 30वीं वर्षगांठ बनाई गई है। कौन सी? 30वीं वर्षगांठ बनाई गई है। और दोस्तों इसकी भारत आसियान की जो आसियान शिखर सम्मेलन, इसकी 30वीं बैठक कहाँ पर हुई है तो आपको नोट करके रखना है नोम पे कंबोडिया, इसको आप ध्यान में रखें। अब आपको कमेंट करके बताना है कंबोडिया में किसका मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है, उसका नाम आपको कमेंट कर बताना है। आसियान से संबंधित जितने महत्वपूर्ण फैक्ट थे मैंने आपको सारे नोट करा दिए। बात करते हैं ईरान दोस्तों किसका नवीनतम मेंबर बना है? एससीओ संघाई सहयोग संगठन, इसका दोस्तों नया मेंबर कौन बन चुका है? ईरान। आपको याद होगा कौन से क्रम का है, ये 9वां मेंबर बना है। बात करते हैं फिनलैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपसे पूछ लिया जाए नाटो का 31वां मेंबर कौन बना है, नाटो का 31वां मेंबर कौन बन चुका है? फिनलैंड बन चुका है। नाटो में अब तक कितने मेंबर शामिल थे? कुल 30 मेंबर शामिल थे। याद कीजिएगा नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इतनी बातें आपको इस सवाल से याद रखनी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन कहां होगा। दोस्तों आप सब जानते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम और राष्ट्रीय मंडल खेल, ये सब परीक्षाओं में आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन कहां पर होने वाला है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड। आपको नोट करके रखना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन कहां पर होगा? उत्तर प्रदेश में होने वाला है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये कितने शहरों में होगा उत्तर प्रदेश के, तो आपको याद रखना है 4 शहरों में। और वो चारों शहर आपको याद होने चाहिए, आपकी परीक्षा में 100% सवाल पूछा जाएगा। नंबर 1 लखनऊ, कहां पर होगा? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और एक क्या है? नोएडा। ये चारों शहर आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन्हीं चारों शहरों में संपन्न होने वाले हैं। सवाल आपसे पूछा जाएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित हुए? 4 शहरों में। कहां पर आयोजित हुए हैं तो आपको ध्यान में रखना उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं मध्य प्रदेश, तो आपको याद होगा खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका 5वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ था? ये मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। और पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा था तो मैंने आपको नोट कराया था महाराष्ट्र, इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पे रहा था। और दूसरे स्थान पे कौन रहा था? हरियाणा। तीसरे स्थान पे कौन रहा था? मध्य प्रदेश। और दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका शुभंकर क्या था? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। बात करते हैं गोवा में क्या होने वाले हैं? 37वें राष्ट्रीय खेल। आपसे पूछा जाए 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर होगा? गोवा के अंदर होगा।
37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? गोवा के अंदर। आपको याद होगा 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? गुजरात में। 37वें कहाँ पर होंगे? गोवा में होने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 38वें कहाँ होंगे तो आपको याद रखना है ये 38वें होंगे उत्तराखंड के अंदर। इतने सवाल आपको यहाँ से याद रखने हैं, आपकी परीक्षा में 100% सवाल पूछा जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन कहां होने वाला है? एसएससी एमटीएस में 2 से 3 बार ये सवाल पूछा गया है। आप नोट करके रखना है, सीएचएसएल और सीजीएल वहां भी ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन कहां पर होने वाला है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको याद रखना है इस बार इसका आयोजन अपने भारत देश में होगा, इसीलिए सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, इसको देखकर आपको याद आ रहा होगा अंडर 19 महिला विश्व कप, अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023 इसका दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए ये दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। इसको जीता किसने था? अपने भारत देश ने इसको जीता था। किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था, यानी कि उपविजेता कौन था? इंग्लैंड। इसका उपविजेता कौन था? इंग्लैंड। इतने सवाल आपको नोट करने हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम जो कि दोस्तों जिसका 22वां संस्करण था, कहां पर आयोजित हुए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुए थे। और दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि कॉमनवेल्थ गेम का 23वां संस्करण यानी कि दोस्तों अगले वाले कॉमनवेल्थ गेम इसका आयोजन कहां पर होगा? तो आपको याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर कुल कितने पदक जीते थे, जिसमें से दोस्तों 22 तो गोल्ड मेडल जीते थे अपने भारत देश ने। आपको कुल पदक की संख्या कमेंट कर बतानी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि बायोडायवर्सिटी पर COP15 का आयोजन कहाँ हुआ? सवाल सारे के सारे टॉप क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पेरिस में हुआ है, कनाडा में हुआ है, मिस्र में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। आपको याद रखना है बायोडायवर्सिटी पर COP15 इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पर किया गया? मॉन्ट्रियल के अंदर। और मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है? कनाडा में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कहाँ पूरा? मॉन्ट्रियल में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है COP15 का। और दोस्तों ये किससे संबंधित है? बायोडायवर्सिटी पर, यानी कि जैव विविधता से संबंधित है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं पेरिस। यहां पर क्या हुआ? तो आपको याद होगा COP21 का आयोजन कहां पर हुआ था? पेरिस में। मिस्र में क्या हुआ है? COP27 का आयोजन कहां पर हुआ है? मिस्र में। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया है COP28 इसका आयोजन कहां पर होगा? संयुक्त अरब अमीरात। और दोस्तों COP26 इसका आयोजन कहां हुआ था? ग्लासगो। कहां पर हुआ था? ग्लासगो। ये जितने यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जितनी बैठक है मैंने सारी आपको नोट करा दी। COP21 का आयोजन कहां पर हुआ है? पेरिस में। COP15 यानी कि बायोडायवर्सिटी पर COP15 का आयोजन कहां पर हुआ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। COP27 इसका दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ? इजिप्ट मिस्र में। और COP28 का आयोजन कहां पर होगा? संयुक्त अरब अमीरात। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों आपको याद होगा मिस्र, इसकी दोस्तों राजधानी क्या है? काहिरा। क्या राजधानी है? काहिरा। इसको भी आप याद रख लें। दोस्तों ये COP27 है, इसका आयोजन कहां हुआ? ये नाम आपको नोट करना है, शर्म अल शेख। दोस्तों ये मिस्र में एक स्थान है, यहां पर हुआ है COP27 का आयोजन। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन कौन जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लगाइएगा इस सवाल के ऊपर। सौराष्ट्र जीता है, जयपुर पिंक पैंथर जीता है, पुनेरी पल्टन ने जीता है, दबंग दिल्ली ने जीता है। आपको बता दें विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 इसका 9वां सीजन किसके द्वारा जीता गया है? जयपुर पिंक पैंथर्स के द्वारा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा किसको हराया है, यानी कि उपविजेता कौन है? पुनेरी पल्टन। उपविजेता ये कौन है? पुनेरी पल्टन इसका उपविजेता है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए इसका 8वां सीजन किसने जीता था, तो आपको याद होगा दबंग दिल्ली के द्वारा जीता गया था। ये सवाल भी आपको नोट करना है। दोस्तों अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जितने सवाल मैं करा रहा हूं उनका आप 1 लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखना। आप अपनी परीक्षा में देखेंगे कि इससे बाहर सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछा गया है कि
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन है? दोस्तों आप सब जानते हैं टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन है। ये दोस्तों सवाल ऐसे सवाल है जो एसएससी पूछता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना? राफेल नडाल बने हैं, नोवाक जोकोविक बने हैं, रोजर फेडरर बने हैं, कार्लोस अल्कराज बने हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना? नोवाक जोकोविक। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए दोस्तों फीमेल में कौन बना है, यानी कि महिला में कौन बना है? आर्या सबलेंका। आर्या सबलेंका ये दोस्तों फीमेल विजेता हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। सवाल दोनों महत्वपूर्ण बनेंगे। दोस्तों आपसे कई बार एसएससी में सवाल पूछा गया है कि राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है, कार्लोस अल्कराज का संबंध किस खेल से है। ये सवाल आपको याद रखना है, ये सबके सब टेनिस के खिलाड़ी हैं। बात करते हैं राफेल नडाल। आपको दोस्तों बता दें सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? राफेल नडाल। कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं इन्होंने। बात करते हैं रोजर फेडरर। अगर आपसे सवाल पूछा जाए हाल ही में किस टेनिस के खिलाड़ी ने अपने खेल से संन्यास की घोषणा की है? रोजर फेडरर ने की थी। और दोस्तों कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। कार्लोस अल्कराज आपको याद होगा 2022 वाला दोस्तों यूएस ओपन, कौन सा? 2022 वाला यूएस ओपन का खिताब किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनके बारे में बताने वाला हूँ। हर बार आपकी परीक्षा में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा जाता है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 226। आपको नोट करके रखना है। उच्च न्यायालय यानी कि इससे संबंधित हाई कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट 214 यानी कि अनुच्छेद 214 है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 215। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये दोस्तों कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आपको ध्यान में रखना आर्टिकल 215 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 6 प्रकार की। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट 6 प्रकारों की रिट जारी करता है। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन से आर्टिकल के तहत करता है, तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर। दोस्तों अगर आपसे पूछ लेना है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 124 है। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना रहने वाला है, इन सब का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 124 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 129 में कहा गया है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 32 के तहत करता है। आपको याद होगा आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आपको कमेंट करके बताना है आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड सवाल है। महानदी, सतलुज नदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी? तो आपको दोस्तों याद रखना है नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बांध मैं आपको नोट कराता हूँ। कृष्णा नदी पर और क्या चीजें स्थित है? अलमाटी बांध, अलमाटी बांध ये किस नदी पर स्थित है? ये भी कृष्णा नदी पर ही स्थित है। इसके अलावा नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर स्थित है? ये भी कृष्णा नदी पर स्थित है। बात करते हैं महानदी, ये दोस्तों हीराकुड बांध, हीराकुड बांध ये किस नदी पर स्थित है? महानदी पर है। दोस्तों बात करते हैं कावेरी नदी, कावेरी नदी पर मैटूर बांध, मैटूर बांध ये किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। इसके अलावा कावेरी नदी पर दोस्तों एक चीज आपको और याद रखनी है, शिव समुद्रम जलप्रपात है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? ये सतलुज नदी पर स्थित है और आपकी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। इतने सवाल आपको नोट करके रखने हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इडुक्की बांध कौन सा? दोस्तों इडुक्की,
इडुक्की। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्राप्त हुआ? आगामी सारी परीक्षाओं के लिए ये सवाल ब्रह्मास्त्र काम करेगा। आप चाहे एसएससी सीजल का एग्जाम देने वाले हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हों, कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम होगा, वहां पर यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। सरस्वती सम्मान 2022 किसको प्राप्त हुआ है? रामदत्त मिश्र को मिला है, शिव शंकरी को मिला है, असगर वजाहत को मिला, माधव हाड़ा को मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरस्वती सम्मान 2022 ये किसको दिया गया है? शिव शंकरी को दिया गया है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों किस लिए दिया गया है तो आपको याद रखना है, इनकी एक पुस्तक रचना है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम इसलिए इनको दिया गया है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। बात करते हैं रामदत्त मिश्र। इनको दोस्तों 2021 वाला इनको सरस्वती सम्मान दिया गया था। किस लिए दिया गया था तो आपको याद होना दोस्तों, 2021 वाला 2022 में मिला है और 2022 वाला 2023 में मिला है। किसको? शिव शंकरी को। तो आपको याद रखना 2021 का सरस्वती सम्मान किसको मिला है? रामदत्त मिश्र। किस लिए दिया गया था मैंने आपको नोट कराया था, मैं तो यहाँ हूँ, इस कृति के लिए दिया गया था। और दोस्तों ये सरस्वती सम्मान हो गया, व्यास सम्मान हो गया, ये सब देता कौन है? बिरला फाउंडेशन। कौन दोस्तों? बिरला फाउंडेशन है। ये सम्मान बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना, सवाल कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? करंट अफेयर का एकदम लल्लन टॉप सवाल है, आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। कर्नाटक, उड़ीसा, लुंगलई आपदा स्टेशन, बी और सी दोनों। तो आपको ध्यान में रखना, सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है? ये उड़ीसा तथा लुंगलई आपदा स्टेशन इन दोनों को मिला है। तो आपका बी और सी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। इसको आप नोट कर लें, सवाल महत्वपूर्ण है, आपको नंबर देके जाएगा ये सवाल। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि यक्षगान, भूतकोला, करगा, सुग्गी लोक नृत्य का संबंध है, यानी कि दोस्तों इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ये सारे के सारे लोक नृत्य। दोस्तों यक्षगान हो गया, भूतकोला हो गया, करगा हो गया, सुग्गी हो गया। आप समझ गए होंगे यक्षगान को देखकर, तो कहाँ का है? कर्नाटक। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद करके रखना है। बात करते हैं असम। असम में दोस्तों क्या क्या मनाते हैं तो आपको याद होगा, बगरुम्बा, बगरुम्बा। और दोस्तों क्या मनाते हैं तो आपको याद होना चाहिए, वांचुआ महोत्सव। वांचुआ महोत्सव ये कहाँ पर मनाते हैं? असम के अंदर मनाया जाता है, आपको याद होगा। अम्बुवाची का मेला, अम्बुवाची का मेला, ये सब के सब कहाँ पर मनाते हैं? असम के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। बिहू, बिहू कहाँ का है? असम का ही है, इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। झारखंड में दोस्तों क्या है तो आपको याद होगा, सरहुल फेस्टिवल, सरहुल फेस्टिवल, जट जाटिन, जट जाटिन ये सब कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। उत्तर प्रदेश का आपको याद होगा, चरकुला, नौटंकी, कजरी, ये सब के सब कहाँ के हैं तो आपको याद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में है। चरकुला आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी पहले बहुत कन्फ्यूजन रहता था इस सवाल को लेकर। आइए दोस्तों आज के बाद आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इस सवाल को लेकर। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे, वारेन हेस्टिंग थे, विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड कैनिंग थे। आपको नोट करना है, बंगाल के पहले अगर आपसे केवल गवर्नर पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ लिया था बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के फर्स्ट, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, तो आपका जवाब क्या होता है? वारेन हेस्टिंग। लेकिन केवल अगर आपसे केवल गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों विलियम बेंटिक ये कौन है तो आपको याद रखना है, भारत के पहले गवर्नर जनरल ये कौन है? विलियम बेंटिक हैं, इसको आप नोट करके रखना। अगर आपसे सवाल पूछा जाए भारत के पहले, भारत के फर्स्ट वायसराय, भारत के पहले फर्स्ट वायसराय कौन थे तो आपको याद रखना चाहिए लॉर्ड कैनिंग। ये चार नाम आपकी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव कौन है? बंगाल के पहले गवर्नर। वारेन हेस्टिंग कौन है? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। विलियम बेंटिक कौन है? भारत के पहले गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग कौन है? भारत के पहले वायसराय। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
सवाल पूछा गया कि I2U2 संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है। आपकी एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया था और दोस्तों यूपी पैट की परीक्षा में आया है। अब तक ये सवाल 3 से 4 बार तरह तरह की परीक्षाओं में आपसे पूछा जा चुका है, तो आपको याद होना चाहिए I2U2 इस संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है। इजराइल, इंग्लैंड, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात। तो आप सबको पता है इजराइल भी इसमें शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है, लेकिन ये इंग्लैंड ये शामिल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। कौन कौन से देश शामिल हैं तो आपको याद रखना है इजराइल, इंडिया, इजराइल हो गया, इंडिया हो गया और अमेरिका हो गया और संयुक्त अरब अमीरात हो गया। ये चारों देश किसमें शामिल है I2U2 में। और दोस्तों एक संगठन और है क्वेड संगठन। ये दोस्तों एक संगठन और है, अगर आपसे पूछ ले रहा है क्वेड 2023 इसकी बैठक कहाँ पर आयोजित होने वाली है तो आपको याद होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। अगर आपसे पूछ ले रहा है इसमें कितने मेंबर शामिल हैं, 4 मेंबर शामिल हैं। कौन कौन से? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। इसको भी आप नोट कर लें, कौन कौन शामिल है। इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया। ये चारों देश क्वेड संगठन में शामिल हैं और इनका दोस्तों एक संयुक्त रूप से एक युद्धाभ्यास भी होता है, उसका नाम है मालाबार। अगर आपसे सवाल पूछ ले रहा है कि मालाबार में कौन कौन शामिल है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। स्टार लगा के रखिएगा, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दे के जाएगा ये सवाल। सत्रिया, उड़ीसी, कथकली, मोहिनीअट्टम। तो आपको ध्यान में रखना है केलुचरण महापात्र इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, उड़ीसी। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। बात करते हैं सत्रिया। दोस्तों शंकर देव इनका संबंध किससे है, सत्रिया से है। और ये कहाँ का है, ये दोस्तों असम का है, आपको याद होना चाहिए। सवाल महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। कथकली दोस्तों आपको याद होना चाहिए, कथकली, मोहिनीअट्टम। कथकली, मोहिनीअट्टम कहाँ के, केरल के हैं। अब दोस्तों आप कल्याणी अम्मा इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है, इन दोनों में से कथकली से है कि मोहिनीअट्टम से हैं। जल्दी से कमेंट कर इसका जवाब आपको बताना है। एसएससी एमटीएस में अब तक 2 से 3 बार यह सवाल आपसे पूछा जा चुका है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि केमांग, लोहित, सुबनसिरी किसकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। आपको दोस्तों याद करके रखना है, केमांग हो गया, लोहित हो गया, सुबनसिरी हो गया, ये सब की सब किसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। जरूरी नहीं है दोस्तों आपसे तीनों नाम एक साथ पूछे जाए, आपसे पूछा सकता है कि केमांग किसकी सहायक नदी है, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है, लोहित किसकी सहायक नदी है। मैंने दोस्तों तीनों नाम आपके सामने रख दिए हैं जिससे कि दोस्तों आपका सवाल गलत ना हो। केमांग, लोहित, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। बात करते हैं गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं तो आपको याद रखना, वैनगंगा, प्राणहिता और प्रबुद्धा। ये सब की सब किसकी सहायक नदी हैं, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी, तो मैंने आपको कृष्णा नदी को कई बार आपको बता चुका हूँ। कौन कौन सी, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, इसके अलावा मूसी नदी। ये सब की सब नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, कृष्णा नदी की। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल दोस्तों हमसे कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर का अनुच्छेद कौन सा है। सवाल आपकी एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 1A, अनुच्छेद 21। ये चारों अनुच्छेद आपकी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार का अवसर, ये कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 16 है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी व्यक्ति से लिंग, जाति, धर्म, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 15 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 17 इसमें क्या है, अस्पृश्यता का अंत, स्पर्शता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत कौन से में, आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत,
उपाधियों का अंत किसके अंदर है? आर्टिकल 18 है। आर्टिकल 19(1)(a) इसमें क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति को बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार है। ये सब किसके अंतर्गत है? तो आपको याद रखना है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1)(a). आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको आप पूरा लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। दोस्तों आप जल्दी से क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। 100% आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली क्लास साबित होगी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में मोस्ट बार रिपीटेड सवाल है। 1929, 1930, 1931, 1932। तो आपको ध्यान में रखना है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। इसकी पूरी डेट भी आपको ध्यान में रखनी, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 1929 इसको क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी को हुआ था। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, आपको याद होना चाहिए। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी, किसकी? लाहौर अधिवेशन की। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1930 इसमें क्या हुआ था, तो आपको दोस्तों याद होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी में दोस्तों दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा शुरू हुई थी। दांडी यात्रा इसी के दौरान शुरू हुई थी। जरा कमेंट करके बताएं दांडी यात्रा कब से कब तक शुरू हुई थी, उसकी दोनों डेटें आपको कमेंट करके बतानी है जल्दी से। बात करते हैं गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 से। और दोस्तों आपको याद होगा 23 मार्च 1931 इसको क्या हुआ था? सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को, इनको फांसी कब हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए 23 मार्च 1931। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। 1938 में क्या हुआ था? तो मैंने आपको बताया था हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता, हरिपुरा अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है 1938, किसके द्वारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको दोस्तों दांडी यात्रा की पूरी डेट दोनों बतानी, कब से कब तक चली थी। साबरमती आश्रम से नमक कर तोड़ने के लिए चली थी, आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। शरद कमल अंचता का संबंध किस खेल से है? इस सवाल के ऊपर तो आप जितना हो सके उतना स्टार लगा लीजिएगा। आपकी परीक्षा में आपको 1 से 2 नंबर हर शिफ्ट में देने वाला है। शरद कमल अंचता, इनका संबंध कौन से खेल से है? फुटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, शतरंज। तो आपको ध्यान में रखना है इनका संबंध है टेबल टेनिस से। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये दोस्तों किसके खिलाड़ी हैं? तो आपको याद होना चाहिए इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर, किसमें? कॉमनवेल्थ गेम के अंदर इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो भी आपको यही नाम याद रखना है, शरद कमल अंचता। और किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। ये हमारे लिए और महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 इसके द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया है। और उसमें राशि कितनी मिलती? 25 लाख रुपए। आपको दोस्तों याद होगा खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। उसका पहले क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और किसको दिया गया है? शरद कमल अंचता को दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों टेनिस। तो टेनिस के मैंने आपको 4 खिलाड़ी बताए थे, कौन कौन से? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर, कार्लोस अल्कराज। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। शतरंज, दोस्तों शतरंज से संबंधित आपको एक नाम याद रखना है, कौन कौन से आपको ध्यान में रखना है? विश्वनाथ आनंद। और दोस्तों एक नाम आपको बहुत महत्वपूर्ण है, अभी हाल ही में मैग्नस कार्लसन। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है शतरंज से। अब आपको कमेंट करके बताना माइंड मास्टर ये किसकी पुस्तक है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा सवाल पूछा गया कि नेपाल से भारत का कौन सा राज्य सीमा बनाता है। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे सवाल पूछा गया था कि बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य, नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य। ये सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद होने चाहिए। नेपाल से दोस्तों भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? बिहार सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है और उत्तराखंड सीमा बनाता है। इसके अलावा एक और दोस्तों का सिक्किम।
ये 5 राज्य दोस्तों हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया। इस सवाल को भी आप ध्यानपूर्वक बहुत नोट करके रखेंगे। WWF, IUCN, UNFCCC या वर्ल्ड बैंक। तो आपको याद होना चाहिए विश्व वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया था। तो आपको याद होना चाहिए काले गैंडों के संरक्षण के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया था, यानी कि विश्व बैंक। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। अब दोस्तों इन सब की बात आइए, तो आइए दोस्तों इन सबके स्थापना दिवस और इनका मुख्यालय मैं आपको नोट करा देता हूं। एक सवाल आपके 100% परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ ले जाए WWF, इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पर स्थित है। स्विट्जरलैंड ग्लैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में एक स्थान है ग्लैंड, वहां पर स्थित है। स्थापना कब हुई थी। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं IUCN, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। इसका मुख्यालय भी ग्लैंड में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी। 1948 ईस्वी में हुई थी। UNFCCC, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। वॉन, और वॉन कहां पर स्थित है। जर्मनी में स्थित है, जर्मनी। इसकी स्थापना दोस्तों आपको कमेंट करके बतानी है 1992 होगा या 1994 होगा। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बता देना है। और दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी कई बार आपसे परीक्षा में पूछी जाती है, आपको ध्यान में रखना है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। क्या है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। दोस्तों बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद होना चाहिए 1944-45 के 1944-45 के दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। और दोस्तों वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों की स्थापना कब हुई थी। 1944-45 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। और इन दोनों को आपस में जुड़वा बहनें कहा कहते हैं, आपको याद होगा। और इनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वाशिंगटन DC। कहाँ पर है। वाशिंगटन DC। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं थी जो मैंने आपको इनका स्थापना दिवस और दोस्तों इनका दोस्तों मुख्यालय आपको नोट करा दिया। ये दोस्तों 20 सवाल मैंने लिए थे जो आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इन 20 सवालों में से आपको कितने सवाल आते थे। आप अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएंगे। और कमेंट करके आप ये भी बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, आपने आज क्या सीखा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए की जा रही है। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।